गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रमेश कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं तुम सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री गुरु में, जहां हम लोग पढ़ रहे हैं कोलाइड्स। और कोलाइड्स में लास्ट टाइम पे हमने डिस्कस किया था कि कोलाइड्स बनाए कैसे जाते हैं। वहां पर मैंने छोड़ा था कि कोलाइड्स जो होते हैं वो बनने के बाद उनका शोधन करना बहुत जरूरी है, और उस शोधन की प्रक्रिया को अपोहन कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। आज हम लोग यहीं से शुरू करेंगे कि कोलाइड्स का शोधन कैसे किया जाता है, डायलिसिस क्या है, कैसे की जाती है, और इसके बाद इसके गुणों का भी कुछ थोड़ा बहुत अध्ययन आज करेंगे। ठीक है, तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं अपना चैप्टर कोलाइड्स का शोधन। और इसमें पहला पॉइंट है बेटा अपोहन। थोड़ा सा याद दिला दें तो मैं बैक मेमोरी में ले चलते हैं। हमने तुमसे कहा था कोलाइड्स में एक उदासीन कण होता है, उदासीन कण के ऊपर कुछ चिपके हुए आयन होते हैं। लास्ट टाइम पे पेप्टिक कण पे मैंने जब समझाया था तो कहा था कि एक उदासीन कण होता है, जो फेरिक हाइड्रोक्साइड हमने एग्जाम्पल लिया था, याद होगा। इस उदासीन कण पर मैंने कहा था कुछ आयन चिपक जाते हैं, ये केवल अधिशोषण है, और इसी अधिशोषण के कारण ये आयन इसकी सतह पर चिपके हुए हैं, और इस प्रकार हमारा बना था कोलाइडी कण। ठीक है, ये बताया था तुम्हें कि कोलाइडी कणों का आकार 10⁻⁵ सेंटीमीटर से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के मध्य का होता है। इनका आकार विलयन के कणों से बड़ा, निलंबन के कणों से छोटा होता है। इसी को छानने की जो प्रक्रिया है, इसी को हम अपोहन कहते हैं। अपोहन किसी बनाए गए कोलाइड से, कोलाइडी निकाय से कोलाइडी कणों को छानकर अलग करने की जो प्रक्रिया है, इसको हम अपोहन कहते हैं। अपोहन में हमने तुमसे कहा था कि कोलाइड्स की परिभाषा में बताया था कि कोलाइड्स वे पदार्थ होते हैं जो चर्मपत्र झिल्ली से विसरित नहीं होते, क्योंकि चर्मपत्र झिल्ली जो होती है, परचामेंट मेम्ब्रेन होती है, उसके बीच में जो छेद होते हैं, झिल्ली होती है ना, कोई भी छल्ली होती है तो जो छेद होते हैं, तो चर्मपत्र झिल्ली के बीच जो छेद होते हैं उनका साइज इस रेंज में होता है, और इस रेंज में होने के कारण कोलाइडी कण इसमें से निकल नहीं पाते। हाँ, आयन, परमाणु, छोटे अणु इसमें से जरूर निकल जाते हैं। फिर बता रहा हूं कि चर्मपत्र झिल्ली, परचामेंट झिल्ली एक ऐसी झिल्ली होती है जिससे पानी के कण, पॉजिटिव आयन, निगेटिव आयन, वो तो निकल जाएंगे, छोटे कण निकल जाएंगे, लेकिन कोलाइडी कण जो भारी होते हैं, थोड़ा बड़े होते हैं। बड़े क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी सतह पर आयन चिपके होते हैं, इनका आकार थोड़ा बड़ा हो जाता है। इसी बड़े आकार के कारण वो झिल्ली से नहीं निकल पाते। बस इसी का फायदा उठाकर हम ये अपोहन की क्रिया करते हैं, कोलाइडी विलयन को छानने की प्रक्रिया करते हैं। ठीक है बच्चों, देखो क्या करते हैं इसमें हमें करना क्या होता है कि जैसे हमने एक चर्मपत्र झिल्ली की एक छोटी सी गठरी बना दी, गुब्बारा टाइप का गठरी टाइप की बना दी। ठीक, इस गठरी में हमने कोलाइडी निकाय भर दिया। कोलाइडी हमने बनाया, लास्ट टाइम हमने पेप्टिक कण में, याद करो, FeCl3 में अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाकर हमने फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी निकाय बनाया था। उस फेरिक हाइड्रोक्साइड के कोलाइडी निकाय को अगर हमने यहां पर डाल दिया, विलयन को इसमें डाल दिया, ठीक, विलयन को इसमें डालने के बाद हमने इस गठरी को एक पानी की टंकी में लटका दिया। ध्यान देना, इसको हमने एक पानी की टंकी में लटका दिया। इस पानी की टंकी में ऊपर से एक धीरे से ऐसे करके नल लगा दिया, नल से पानी धीरे धीरे हम इसमें डाल दिया। दूसरी तरफ इधर एक पाइप लगाया ऐसे करके, और ऐसे करके इस पाइप को पानी खींच के इधर कर दिया। क्या होगा बच्चों? ये साइकिल सिस्टम से पानी बाहर निकलने लगेगा, इधर से पानी आ रहा है और इसके अंदर से घूम के इस पाइप से होते हुए इधर से निकल जा रहा है। ठीक है, अब होगा क्या कि पानी तो पानी है, इसमें कोलाइडी कण है, थोड़े बड़े आकार के हैं। याद करो, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का ये पूरा कोलाइडी कण इसमें मौजूद है। साथ साथ में कुछ आयन है, फेरिक आयन होंगे, क्लोराइड आयन होंगे, पानी के कण होंगे, या कुछ और भी छोटे कण होंगे। ये छोटे छोटे आयन हैं।
होता क्या है कि जब पानी की धीमी धारा में धीमे धीमे हम इसमें से पानी डाल रहे हैं, धीरे से पानी यहाँ से निकल रहा है, तो पानी का एक फ्लो बनेगा, एक धारा बनेगी, पानी तो इसमें घुस जाएगा क्योंकि ये जो झिल्ली है वो पर्चामेंट झिल्ली है, चर्मपत्र झिल्ली है। और हमने बताया कि पानी के कण इसमें घुस जाते हैं, घुस सकते हैं, इस पार से उस पार जा सकते हैं। तो इस चर्मपत्र झिल्ली में पानी के कण जाएंगे और तब ये धारा शुरू होगी इधर से इधर की तरफ, ऐसे करके। तो ये जो छोटे आयन हैं वो तो इस झिल्ली से निकल सकते हैं और ये छोटे छोटे आयन ये झिल्ली से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन ये कोलाइडी कणों का आकार बड़ा है, वो इसमें से नहीं निकल पाएंगे। तो इस प्रकार से इसके अंदर के आयन धीरे धीरे करके निकलते जाएंगे और इस पानी की सहायता से इधर से बहते जाएंगे। जब ये सारे आयन निकल जाए तो हम इस गठरी को निकाल लें बाहर, और निकालने के बाहर तो पानी भी निकल जाएगा। तब हमारे पास इसमें बचेगा गठरी में क्या, ये छोटे छोटे बड़े बड़े कोलाइडी कण, और तब हम कहेंगे कि हमारा कोलाइडी निकाय का शोधन हो गया। ठीक है, बहुत प्रकार से प्रक्रिया है। पर्चामेंट मेम्ब्रेन से हम इसको छान रहे हैं, लेकिन छानते समय थोड़ा सावधानी जो बरत रहे हैं वो इतनी कि पानी की तेज धारा नहीं होनी चाहिए, बहुत जल्दी नहीं कि गठरी को उसमें लटकाया और ऐसे ऐसे करके डुबोया और उसको निचोड़ दिया कि जिससे जल्दी जल्दी सब पानी निकल जाए। अगर तुमने ऐसा किया तो होगा क्या कि जब इसमें से ये कण निकल जाएंगे और हिलाओगे डुलाओगे तो इसकी सतह पर, ये जो कोलाइडी कण है ना, कोलाइडी कणों की सतह पर ये जो आयन चिपके होते हैं, इसी के कारण तो इनका आकार बड़ा होगा। ये आयन चिपके होते हैं, लेकिन ये केवल अधिशोषित है, कोई रासायनिक बंध तो है नहीं, केवल चिपके हैं। तो जब हिलाएंगे तो ये आयन भी इसमें से छूट जाएंगे और छूट कर ये निकल जाएंगे। तब हमारे पास बचेगा क्या, उदासीन कण, और वो कण भी छोटा हो जाएगा और वो कण भी इसमें से निकल जाएगा। तो तुम्हें क्या प्राप्त होगा, कुछ नहीं, खाली डिब्बा खाली होगा। कहने का मतलब बच्चों कि कोलाइड्स को पर्चामेंट मेम्ब्रेन के द्वारा छाना जाता है, लेकिन छानते समय बहुत सावधानी रखनी चाहिए। पानी बहुत धीमे धीमे बहाया जाए, उतनी देर तक ही बहाया जाए जितनी देर में ये सारे कण निकल जाएं। अगर ये सारे कण आयन जो थे वो सब निकल गए, उसके बाद भी तुम इसको लटकाए रहे तो सरफेस पर मौजूद ये चिपके हुए जो आवेशित कण है, आयन है, वो भी सतह छोड़ सकते हैं। और अगर उन्होंने सतह छोड़ दी तो ऐसी कंडीशन में कोलाइडी कण जो है वो छोटा हो जाएगा और वो भी झिल्ली से निकल जाएगा, फिर तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा। ठीक, तो निश्चित समय तक निश्चित धारा में कोलाइडी विलयन को पर्चामेंट मेम्ब्रेन के द्वारा छानना, ये कहलाता है अपोहन। डायलिसिस, नाम सुना होगा डायलिसिस का। ये बेटा हमारा शरीर में हमारे खून का शोधन इसी प्रकार होता है, और ये काम करता है हमारे शरीर में किडनी, गुर्दा यही काम करता है, हमारे खून को छानता है, और छानने के लिए वो भी पर्चामेंट मेम्ब्रेन का इस्तेमाल करता है, चर्मपत्र झिल्ली का इस्तेमाल करता है। कई लोगों के बारे में तुमने सुना होगा कि उनका गुर्दा खराब हो गया तो उनको मशीन में जाके अपना खून साफ कराना पड़ता है, डायलिसिस करानी पड़ती है। वो डायलिसिस यही है। तब वहां पर क्या होता है कि हमारे शरीर से जहां से गुर्दे में खून जा रहा होता है वहां से काट के नस निकाली जाती है, मशीन में डाला जाता है, मशीन उसको जो है ब्लड को साफ करके जो है वापस हमारे शरीर में भेज देती है, और उसको बंद कर देते हैं, फिर भेज देते हैं आदमी को, जाइए आपका खून साफ हो गया। लेकिन ये प्रक्रिया जब गुर्दा खराब हो जाता है तो ये काम लगातार जाके कराना पड़ता है, हर 10वें दिन, 15वें दिन, 20वें दिन जाके अपना खून साफ कराना पड़ता है मशीन में। तो ये प्रक्रिया डायलिसिस है। डायलिसिस समझ में आ गया होगा, ना तो मैं समझ रहा हूं। डायलिसिस में कुछ नहीं है, केवल एक पानी की सरल धारा में आयन, जो विलयन में आयन घुले हुए हैं, इन आयनों को निकालने का प्रयास किया गया है। ठीक, एक दूसरा है इलेक्ट्रिक डायलिसिस, विद्युत। अच्छा हाँ बेटा, इस प्रक्रिया में अगर मैं इस तरह से करूं तो लगभग 6 से 7 दिन लगते हैं कोलाइड्स को साफ। इसी प्रक्रिया को थोड़ा जल्दी करने के लिए ऐसा भी किया जाता है कि हम एक पात्र ले लें, एक चौकोर बर्तन ले लें, इस चौकोर पत्र में यहां पर एक चर्मपत्र झिल्ली लगा दें, यहां पर एक चर्मपत्र झिल्ली लगा दें। 3 चेंबर, एक डिब्बा है, उस डिब्बे को हमने 3 भागों में बांट दिया है झिल्ली लगा के बीच से। ठीक है, अब हमने यहां पर कोलाइड भर दिया,
इसमें हमने कोलाइडिक विलयन भर दिया, तो इसमें भरा था बीच में, इसमें कुछ कोलाइडिक कण हैं जो बड़े हैं आकार में और कुछ आयन हैं जो आकार में छोटे हैं, भर दिया। ठीक, अब हमने इधर से पानी भरा, इसमें पानी भर दिया। तो वो पानी इधर से इधर जाने का प्रयास करेगा। साथ ही साथ इसमें एक इलेक्ट्रोड लगा दिया, विद्युत का इलेक्ट्रोड, और इसको हमने एक बैटरी के टर्मिनल से जोड़ दिया। तो जब ऐसा करेंगे तो एक तरफ निगेटिव हो जाएगा, एक तरफ पॉजिटिव हो जाएगा। ये निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज इनमें छुपे आयनों को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देते हैं और ये काम बहुत जल्दी हो जाता है। ये फटाक से ये चार्ज के कारण, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज के कारण इसके अंदर मौजूद आयन तो इस चर्मपत्र झिल्ली को से निकलकर बाहर चले जाते हैं और बाहर जाके इधर से इसको बहा दिया गया, यहाँ से ये निकल गया। अब जो बचा इसके अंदर कोलाइडिक कण बचे हैं, लेकिन यहाँ भी बहुत सावधानी की जरूरत है क्योंकि कोलाइडिक कणों पर भी आयन चिपके हुए हैं। ऐसा ना हो कि तुम बहुत देर तक विद्युत धारा प्रवाहित करते रहो, नतीजा क्या हो, इनके ऊपर ये जो पॉजिटिव और निगेटिव आयन है वो भी सब निकल जाए, और अगर ऐसा हुआ तो फिर कोलाइडिक कण भी निकल जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, कोलाइड समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए उचित मात्रा में उचित समय तक विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है जिससे अतिरिक्त आयन जो पानी में टहल रहे हैं उनको निकाल दिया जाए, उसके बाद तुरंत इसको बंद कर दिया जाए और केवल कोलाइडिक कण बीच में बचे रहे। बाद में इन कोलाइडिक निकाय को निकाल दिया जाता है। इसको हम कहते हैं वैद्युत अपोहन। आई बात समझ में? क्लियर है? तो इस प्रकार भी कोलाइड्स का शोधन किया जाता है। एक बार देख लो, ठीक है। अब शोधन के बाद मैं चल रहा हूं कोलाइड्स के सामान्य गुण, कोलाइड निकाय के सामान्य गुण। सामान्य गुण, तो पहला तो आकृति की बात में, आकार की बात करें, इनका आकार 10 की घात -5 सेंटीमीटर से 10 की घात -7 सेंटीमीटर के बीच का होता है। नंबर 2, ये विसमांगी है, मतलब एक जैसा विलयन नहीं होता, निकाय विसमांगी है, कहीं घना कहीं हल्का। और तीसरा पॉइंट इसमें, उसी पॉइंट को जो मैंने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था, मैं यहाँ क्लियर कर दूं, आवेश। पहले मैं इसी को डिस्कस कर देता हूं, हालांकि किताबों में ये चीज बाद में लिखी गई है, लेकिन मैं पहले इसी को क्लियर कर दूं। जो लोग अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं मेरे, वो आज इसको देखें और समझ जाएंगे। कोलाइड्स में एक बच्चों होता क्या है कि कोलाइड्स में एक उदासीन कण होता है। मैंने एग्जांपल लिया था बॉल की तरह, गेंद की तरह, गेंद की तरह एक उदासीन कण है। वो उदासीन कण कोई लवण हो सकता है, कोई अकेला परमाणु हो सकता है, सल्फर है, धातु हो सकती है जैसे सल्फर, धातु हो सकती है जैसे गोल्ड, या कोई यौगिक हो सकता है जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड। और इस उदासीन कण को जब किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में, विद्युत अपघट्य मतलब ऐसा पदार्थ जिसमें पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों हो, तो विद्युत अपघट्य के विलयन में जब डाला जाता है, जैसे यहां पर मैं बात कर रहा हूं, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का कण है, फेरिक हाइड्रोक्साइड का कण है, इसको हमने फेरिक क्लोराइड के विलयन में डाला। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का तो उदासीन कण है, ये फेरिक क्लोराइड विद्युत अपघट्य है क्योंकि इससे हमको फेरिक आयन और क्लोराइड आयन प्राप्त होंगे। तो जब किसी उदासीन कण को, उदासीन यौगिक को, उदासीन अवक्षेप को, उदासीन पदार्थ को उचित विद्युत अपघट्य से आप फेरिक क्लोराइड डाला, उचित का मतलब क्या कि जैसे ये फेरिक हाइड्रोक्साइड है तो ऐसा लवण होना चाहिए जिसमें फेरिक आयन हो, क्योंकि ये भी फेरिक ये भी फेरिक, ऐसा होना चाहिए। तो हमने क्या किया,
कि इस पे जब हमने ये पदार्थ डाला, इसका विलयन बना के डाला, तो इसके विलयन में ये जो फेरिक आयन थे, ये फेरिक आयन इसकी सतह पर चिपक जाते हैं, अधिशोषण हो जाता है। हम पढ़ रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठ रसायन। तो इसके पृष्ठ पर ये फेरिक आयन चिपक जाते हैं, जिसके कारण इसका आकार बड़ा हो जाता है, और तब हम कहते हैं कि ये बन गया कोलाइड। तो कोलाइड्स में आवेश होता है, एक विलयन कोलाइड के एक विलयन में सभी कोलाइडी कणों पर समान आवेश होता है। मतलब जैसे हमने एक डिब्बे में फेरिक हाइड्रोक्साइड का ये जो ना फेरिक हाइड्रोक्साइड ये डाला और उसमें फेरिक क्लोराइड डाल दिया, तो फेरिक क्लोराइड का विलयन डाल दिया। अब क्या होगा कि तमाम फेरिक हाइड्रोक्साइड के कणों के ऊपर बहुत सारे फेरिक हाइड्रोक्साइड के कण होंगे, इनकी सतह पर ये फेरिक आयन चिपक जाएंगे। ठीक है, ये फेरिक आयन चिपक गए, और ये फेरिक आयन पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया। इस प्रकार से जितने भी कोलाइडिंग कण बनेंगे वो सारे के सारे का पॉजिटिव होंगे, सतह पर जो पॉजिटिव आयन चिपके हैं इसकी वजह से। तो मैं यहां कह रहा हूं कि किसी भी कोलाइडी निकाय में सभी कोलाइडिंग कणों के ऊपर एक समान आवेश होता है, या तो सब पॉजिटिव होंगे या सब निगेटिव होंगे। इसी को हम कहते हैं कोलाइडी कणों का आवेश। अगर सारे के सारे कण पॉजिटिव है तो उसको हम पॉजिटिव कोलाइड कहेंगे, सारे के सारे कण निगेटिव है तो उसको हम निगेटिव कोलाइड कहेंगे। कोई जरूरी नहीं कि पॉजिटिव कण ही चिपके, ऐसा भी होता है। जैसे एग्जांपल लेता हूं आर्सेनियम सल्फाइड का, AH2S3 का। आर्सेनियम सल्फाइड जो बनता है तो इसका जो कण होता है आर्सेनियम सल्फाइड का कण, इसको जब हम H2S में बोलते हैं तो यहां पर सल्फाइड आयन चिपक जाते हैं, इसकी सतह पर सल्फाइड आयन चिपक जाते हैं, और सल्फाइड आयन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तब हम कहते हैं कि आर्सेनियम सल्फाइड का नेगेटिव कोलाइड बन गया। ठीक है, तो वहां पर ये कोलाइड नेगेटिव कोलाइड कहा जाता है। तो अच्छा, जब ये पात्र में, इस पात्र में जब ये कोलाइड बन गया तो बेटा हमने डाला क्या था, फेरिक हाइड्रोक्साइड ये था, फेरिक क्लोराइड डाला था, फेरिक आयन इसकी सतह पर चिपक गए। ये क्लोराइड कहां गए? ये क्लोराइड विलयन में घूमते रहते हैं, इन्हीं का हमने अभी अपोहन किया था, अपोहन करके इनका शोधन करके इनको निकाला था। ठीक है, ये विलयन में, पूरे विलयन में घूमते रहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से अगर कहा जाए तो कोलाइडी कणों पर होता क्या है, एक उदासीन कण, उसके चारों तरफ एक आवेश चिपके, और उसके भी चारों तरफ कुछ निगेटिव आयन पानी में तैरते हुए, लेकिन ये निगेटिव आयन परमानेंट इसके ऊपर चिपके नहीं है, ये आ रहे जा रहे हैं, लेकिन ये जो पॉजिटिव कण है ये उदासीन फेरिक हाइड्रोक्साइड के ऊपर चिपके हुए हैं, स्थिर है, निश्चित है। तो इस प्रकार से दो लेयर बनती हैं, एक तो पॉजिटिव लेयर और उसके चारों तरफ निगेटिव लेयर। इसीलिए कहते हैं कि द्वि स्तर बनता है, विद्युत आवेश का द्वि स्तर बनता है। हालांकि जो पहली लेयर है, यानी कि जो सीधे कोलाइडिंग कणों पर चिपकी है, वो स्थायी लेयर होती है, और वो ये बाहर के जो कण होते हैं वो अस्थायी होते हैं, ये आते जाते रहते हैं, ये चार्ज उसके ऊपर से आता जाता रहता है। कोलाइडिंग कणों पर, सभी कणों पर एक विलयन में समान आवेश होगा। हाँ, विलयन में जो अतिरिक्त आयन होंगे इनकी वजह से पूरा विलयन उदासीन होगा, लेकिन कोलाइडिंग कण आवेशित होगा। उदासीन क्यों? क्योंकि जितना ये पॉजिटिव चार्ज इस पे चिपका हुआ है उतने ये निगेटिव आयन भी बाहर टहल रहे होते हैं। तो हम पूरे विलयन को कहें तो पूरा विलयन तो पॉजिटिव और निगेटिव बराबर है, यानी उदासीन है। लेकिन अगर इस विलयन से इस Cl को हम निकाल दें तो ये जो कोलाइडिंग कण बचेंगे ये आवेशित है। कोलाइडिंग विलयन, कोलाइडिंग निकाय में कोलाइडिंग कणों पर तो आवेश होता है, लेकिन पूरा कोलाइडिंग निकाय विद्युत उदासीन होता है, क्योंकि उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही निगेटिव चार्ज होता है। आई बात समझ में? मेरी बात क्लियर है? ठीक है बच्चों, तो ये तो था कि मैंने बताया तुम्हें कि आवेश के बारे में। मैं आगे बात करता हूं, इसको मैं अपने पहले वीडियो में भी समझा चुका हूं। तीसरा पॉइंट आवेश। नेक्स्ट पॉइंट है ब्राउनी गति। ब्राउनी गति
एक भगोने में हमने कोलाइडी विलयन रखा हुआ है। इस कोलाइडी विलयन में हमारे कोलाइडी कण हैं जो घूम रहे हैं, लगातार चलते रहते हैं विलयन में, ये टहलते रहते हैं और टहलने के दौरान ये कभी कभी एक दूसरे से टकरा जाते हैं या कभी कभी यहाँ से जाके बर्तन से टकरा जाते हैं या ऐसे चल देंगे या ऐसे चल देंगे, ऐसे 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 घूमते रहते हैं। तो ये कोलाइडी कण जो होते हैं अपने कणों से टकराते हैं या परिक्षेपण माध्यम के कणों से टकराते हैं या बर्तन से टकराते हैं, टकरा के अपनी दिशा बदल देते हैं और फिर चल पड़ते हैं। ये लगातार विलयन में चलते रहते हैं। इनके चलने की इस गति को ब्राउनी गति कहते हैं। कोलाइडी कणों में ब्राउनी गति होती है। हाँ, एक बात ये कि ये सीधी रेखा में चलते हैं, कभी ऐसे वक्राकार घूम के नहीं चलते, चलेंगे ये सीधे, भले टकरा के अपना रास्ता बदलते इधर चले आए। तो कहने का मतलब कभी वक्राकार गति नहीं करते, लगातार सरल रेखी गति करते हैं। दूसरी बात करें द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड की, तो द्रव विरोधी कोलाइड में गति थोड़ी ज्यादा तेज होती है जबकि द्रव स्नेही में गति थोड़ी कम होती है। कारण द्रव स्नेही कोलाइड थोड़ा भारी होता है, वजन में बड़ा होता है, आकार में बड़ा होता है और बड़ा होने की वजह से कहते हैं ना कि भाई बड़ा भारी मोटा मोटा आदमी कितने तेज चलेगा, वो चलेगा स्लो ही। तो इसीलिए वजन जैसे जैसे बढ़ता है, जैसे जैसे कणों का आकार, कोलाइड के कणों का आकार बड़ा होता है, वैसे वैसे उनकी गति भी मंद पड़ती जाती है। कोलाइडी कणों का आकार के ऊपर इनकी गति निर्भर करती है। ठीक है, द्रव स्नेही कोलाइडों की गति कम, द्रव विरोधी कोलाइडों की गति ज्यादा होती है। ठीक, तो ये तो था ब्राउनी गति। इसको सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था और इसलिए इसका नाम ब्राउनी गति है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है, दैट इज टिंडल प्रभाव। पांचवा है बेटा टिंडल प्रभाव। इसको टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, ये टिंडल प्रभाव क्या है? दरअसल अगर हम एक कांच का, शीशे का एक भगोना बनाए, उस भगोने में शरबत होता है, मान लेते हैं शरबत होती है, शरबत विलयन है, कोलाइड तो है नहीं, वो एक विलयन है। अब इस शरबत में इधर से एक टार्च से खूब तेज प्रकाश पुंज इसमें प्रवाहित करें और इधर लेंस लगा दे, उत्तल लेंस, तो क्या होगा? उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को ऐसे करके सिकोड़ देगा, एक कोन टाइप का बना देगा, है ना, पानी में एक कोन टाइप का बन जाएगा। ठीक, प्रकाश की किरण इधर से आ रही है, बिल्कुल अंधेरा कमरा है, कमरे में कुछ नहीं, बिल्कुल डार्क अंधेरा है, केवल प्रकाश की टार्च की एक बीम निकल रही है, एक किरण निकल रही है, वो सीधे उस विलयन में शरबत में से होके जा रही है, इधर बाहर निकल रही है और हम उसमें ऊपर से झांकने की कोशिश करें, ऐसे रख के हम ऊपर से उसमें झांके, तो हमको क्या दिखाई देगा? ध्यान देना, प्रकाश की किरण के लंबवत, यानी ऊपर से हम झांक रहे हैं तो ऊपर से हमें क्या दिखेगा? ऊपर से हमें कुछ भी नहीं दिखेगा, बिल्कुल सन्नाटा दिखेगा। क्यों? विलयन में कणों का आकार बहुत छोटा है, कोई चीज हमको दिखाई तब पड़ती है जब प्रकाश उस पर पड़ने के बाद परावर्तित हो। तो शरबत में तो पानी है, पानी में से प्रकाश तो इस पार से उस पार निकल जाए, वहां तो कण बहुत छोटे हैं, पानी के कण तो परावर्तित करेंगे नहीं, चीनी के कण भी बहुत छोटे हो गए, वो प्रकाश को परावर्तित नहीं करेंगे, और जब परावर्तित नहीं करेंगे तो वो चीज हमको दिखाई नहीं देगी। उदाहरण के तौर पर ये हमारा भगोना है, इसमें हमने रखा शरबत, यहां लगाया हमने उत्तल लेंस, इधर से हमने डाला प्रकाश, प्रकाश की किरणें। ठीक, ये प्रकाश की किरणें ऐसे निकल गई, ठीक, ऐसे निकल जाती है। तो इस इलाके में, ये वो इलाका है जिस इलाके में हम ऊपर से झांक रहे हैं, तो ऊपर से हमने यहां से देखने की कोशिश की, तो यहां से हमको क्या दिखेगा? कुछ भी नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहां कोई ऐसी चीज नहीं है जो प्रकाश को परावर्तित करके हमारी आंख पर पहुंचाए, ये होता है विलयन में। लेकिन यही बात जब कोलाइड में होती है, तो कोलाइड में क्या होता है कि कोलाइड के कणों का आकार थोड़ा सा बड़ा होता है और बड़ा होने की वजह से प्रकाश की किरणें इस पर पड़ती हैं और पड़ के बिखर जाती है। मैं फिर कह रहा हूं, कोलाइड के कणों का आकार इतना बड़ा नहीं है कि वो प्रकाश को परावर्तित कर सके। देखो
यहाँ पर परावर्तन में तुमने पढ़ा, जब प्रकाश किसी पर पड़ता है और परावर्तित होकर हमारी आंख पे पड़ता है तो वो चीज हमको दिखाई पड़ती है। अगर नहीं पड़ता, नहीं परावर्तित होता तो इस पार से उस पार निकल जाता है, कांच में से इस पार से उस पार निकल जाता तो अपवर्तन कहते हैं उसको। लेकिन इन दोनों के बीच में अगर कणों का आकार इतना छोटा है कि वो प्रकाश की किरण को टकरा के परावर्तित नहीं कर सकता, लेकिन इतना बड़ा है कि प्रकाश उससे टकराएगा, तब नहीं है, लेकिन कणों का आकार जब प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के लगभग बराबर होता है तो ऐसी कंडीशन में प्रकाश की किरणें उस कण पर पड़ती हैं और पड़ने के बाद बिखर जाती हैं। इसको हम प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकीर्णन। समझना बात? जैसे ये एक कण है, ठीक है, और ये हमारी प्रकाश की तरंग जा रही है, तो इसका आकार चूंकि बहुत छोटा है तो इसे टकरा ही नहीं, कुछ नहीं होगा। लेकिन यहीं पर एक इतना बड़ा कण है तो क्या होगा, इस पे ये प्रकाश की किरण पड़ी और पड़ने के बाद निकल तो पाएगी नहीं, तो ये परावर्तित हो गई। ठीक, ये दूसरी बात, इसको परावर्तन कहेंगे। यहाँ बहुत छोटा कण था तो यहाँ कुछ नहीं हुआ, ऐसे जब पानी में सड़क पर निकल गई सीधे, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ ना दिखाई देगा यहाँ पे। लेकिन अगर हमारे पास कण का आकार इतना बड़ा है, इतना बड़ा, ठीक, अब इतना बड़ा कण है तो ऐसी कंडीशन में प्रकाश की किरण इससे पड़ेगी तो, लेकिन परावर्तन होगा नहीं क्योंकि तल नहीं है, कण का आकार इससे छोटा है, इतना बड़ा नहीं है कि ये परावर्तित कर सके। तो ऐसे में प्रकाश की किरण ऐसे करके बिखर जाती है चारों तरफ। ठीक, इसी घटना को हम प्रकीर्णन कहते हैं। और जब प्रकीर्णन होगा तो जब हम यहां से खड़े होकर इस कण को देखेंगे तो हमको तो ऐसा लगेगा कि इधर भी प्रकाश निकल रहा है, इधर भी प्रकाश निकल रहा है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, हर तरफ इसमें प्रकाश निकल रहा है। तब हमको दिखाई देगा, लगेगा जैसे ये चमक रहा, जैसे तारा चमक रहा है, जैसे हीरा चमक रहा है, डायमंड चमकता है। तो ऐसे में यही हाल होता है, क्योंकि इनके कणों का आकार न तो बड़ा है न छोटा है, इतना छोटा नहीं है कि प्रकाश टकराए नहीं, इतना बड़ा नहीं है कि ये परावर्तित कर सके। तो ऐसी कंडीशन में जब प्रकाश की किरणें इसके कोलाइडल कणों के ऊपर पड़ती हैं तो प्रकाश को प्रकीर्णित कर देती हैं, बिखेर देती हैं, फैला देती हैं, और तब हमको ऊपर से देखने पर ये कण चमकते हुए तारे जैसे चमकते हुए नजर आते हैं। जैसे काली रात, अंधेरी रात में आसमान में तारे चमक रहे हो, उस तरह से चलते हुए ये कण चल रहे हैं इसके अंदर और ये चमकते हुए नजर आते हैं, और तब हम कहते हैं कि ये कोलाइडी कण है। अच्छा, ये एक शंक्वाकार संरचना बनेगी, जोकर की टोपी टाइप की संरचना, इतना इलाका होगा जो चमक रहा होगा, बाकी इनमें तो चमकेगा नहीं, या तो लाइट है ना। तो ये एक शंक्वाकार चमकदार क्षेत्र तैयार होता है, जिसको हम टिंडल शंकु कहते हैं। दरअसल इसका टिंडल नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले इसको देखा था, इसलिए इनका नाम, इस गुण का नाम पड़ गया टिंडल इफेक्ट। और ये केवल कोलाइट्स में होता है बच्चों, क्योंकि कोलाइट्स के आकार जो होते हैं वो इतने होते हैं कि वो प्रकाश को प्रकीर्णित कर सके। ठीक है, फिर मैं कहूंगा यदि कोलाइट का आकार बड़ा हो गया तो ये चमक कम हो जाएगी, तब फिर ये प्रकीर्णन कम और परावर्तन ज्यादा चालू हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए एक बात और ध्यान देने वाली है, वो ये कि जो द्रव स्नेही कोलाइट होगा, मैंने कहा था ना भी द्रव स्नेही में क्या होता है, ऐसे होता है उसके ऊपर एक लच्छी परत भी होती है, इसलिए इसका आकार बड़ा होता है द्रव स्नेही का। और द्रव विरोधी में क्या होता है, खाली आयन चिपके होते हैं। तो द्रव विरोधी कोलाइट में तो ये कण चमकते हुए नजर आएंगे क्योंकि ये प्रकीर्णन करेंगे, लेकिन द्रव स्नेही का आकार थोड़ा बड़ा हो जाता है, और बड़ा हो जाने के कारण ये प्रकीर्णन की घटना इसमें कम होती है। इसलिए द्रव स्नेही कोलाइट्स में टिंडल इफेक्ट कम होता है, यानी जो कणों की चौक है वो थोड़ी कम होती है, जबकि द्रव विरोधी में ये भरपूर चमकते हैं, दूर से हीरे जैसे चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं, और इस प्रकार जो शंकु बनता है उसको टिंडल शंकु कहते हैं। ठीक है, ये एक का गुण था। इसके बाद एक हेडिंग तुम्हारे यहां है वैद्युत कण संचलन। वैद्युत कण संचलन। गुणों में रासायनिक है, वैद्युत कण संचलन।
दिया गया कोलाइड पॉजिटिव कोलाइड है कि नेगेटिव कोलाइड है। जैसा हमने बताया कि कोलाइड विलयन में कोलाइडी कणों के ऊपर आवेश होता है। तो इसके लिए करना यह है कि एक यू आकार की ट्यूब लेते हैं, ऐसे ऐसे एक यू आकार की ट्यूब ली गई है और इस ट्यूब में एक कोलाइडी विलयन भर दिया गया। अब हमें नहीं मालूम कि ये पॉजिटिव कोलाइड है कि नेगेटिव कोलाइड है, इसमें एक विलयन हमने भर दिया। ठीक, करना क्या है, एक इलेक्ट्रोड लटका दीजिए यहां पर। इलेक्ट्रोड मतलब बिजली का तार, उस पर प्लेट बांध के लटका दीजिए बैटरी से और इसको बैटरी से जोड़ दीजिए। ठीक, जब आप बैटरी से जोड़ देंगे तो होगा क्या, ये जो इलेक्ट्रोड आपका लटका हुआ है, ठीक, ये एक तरफ पॉजिटिव हो जाएगा और एक तरफ नेगेटिव हो जाएगा। अब अगर इस कोलाइडी विलयन में सारे कण पॉजिटिव होंगे या यूं कहें कि ये पॉजिटिव कोलाइड है, तो जो कोलाइडी कण होंगे, ये जो कोलाइडी कण अगर ये पॉजिटिव हैं तो चूंकि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये सारे के सारे इधर की तरफ चल पड़ेंगे, ये सब इधर चल पड़ेंगे। क्यों चल पड़ेंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, पॉजिटिव नेगेटिव का आकर्षण, ये सारे पॉजिटिव कण इधर की तरफ चल पड़ेंगे। धीरे धीरे करके कोलाइडी कणों की गति इस साइड में, जो ब्राउनी गति अभी ऐसे हो रही थी, पूरा घूम रहे थे, पूरा घूमने के बजाय वो सब एक दिशा में चल पड़ेंगे और जब एक दिशा में चल पड़ेंगे इधर नेगेटिव की तरफ, तो इधर का विलयन साफ होता जाएगा, पारदर्शी होता जाएगा। ठीक है, तब हम कहेंगे कि एक ही दिशा में सारे कणों का चलना वैद्युत कण संचलन कहलाता है। वैद्युत कण संचलन, ये एक ही दिशा में क्यों चलने लगे, क्योंकि विद्युत क्षेत्र में हमने इसको लगाया और पॉजिटिव कोलाइड है तो सारे नेगेटिव की तरफ चल देंगे, और अगर नेगेटिव कोलाइड होगा तो क्या होगा, ये सब इधर की तरफ चल देंगे। तो इस प्रकार वैद्युत क्षेत्र में कोलाइडी कणों का एक दिशा में चलना वैद्युत कण संचलन कहलाता है। इस वैद्युत कण संचलन से केवल इस बात का पता लगता है कि कोलाइडी कणों पर किस प्रकार का आवेश है, क्या कोलाइडी निकाय पॉजिटिव है या कोलाइडी निकाय नेगेटिव है। ठीक है, तो ये था तुम्हारा कोलाइडी कणों का संचलन। ये थे कोलाइड्स के कुछ सामान्य गुण। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है 7वां, दैट इज स्कंदन। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि टाइम शायद ज्यादा हो रहा है, वीडियो लंबा हो जाएगा, थोड़ा डाउनलोड करने में भी दिक्कत होगी तुम लोगों को, एक ही दिन में इतना डाटा खर्च करना भी एक दिक्कत का काम है। तो मैं फिलहाल इसको यही रोक रहा हूं, अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा स्कंदन। ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कई बार पूछा गया है, पूछा ही जाता है। ठीक है ना, ठीक है बच्चों, तो फिर से एक बार फिर आज हम लोगों ने क्या देखा, कोलाइड्स के छानने के तरीके, कोलाइड्स के शोधन का तरीका और उसके बाद कोलाइड्स के कुछ सामान्य गुण। इन सामान्य गुणों पर छोटी छोटी टिप्पणियां एग्जाम में पूछी जाती हैं। बोर्ड एग्जाम में मैं डाल दूंगा क्वेश्चंस, कौन कौन से क्वेश्चंस पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं इससे रिलेटेड, वो क्वेश्चंस भी मैं अपने टेलीग्राम ऐप पर डालूंगा, वहां से तुम इसको देख सकते हो। ठीक है, लिंक नीचे है, इसी वीडियो में नीचे लिंक है। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करें। जब सब्सक्राइब कर लेंगे तो उनको मेरे चैनल पर हमसे मिलते रहेंगे। ओके ओके, ऑल द बेस्ट। घरों में रहो, सुखी रहो, स्वस्थ रहो, बाहर मत निकलना, इस कोविड-19 से बचे रहो। थैंक यू।